प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम क्लास 9th की 2023 का जो मेन एग्जाम है उसके लिए विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। तो देखिए, हम इस पार्ट 1 में जो है हम यहाँ पर लेसन 1 से लेकर 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 नंबर से अधिक वाले क्वेश्चन को 2 और 2 से अधिक वाले नंबर जो के क्वेश्चन है उनको यहाँ पर लिया है। 1 नंबर वाले या जो MCQ हैं और शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है उनको हम अलग से एक वीडियो बनाकर उनको करवाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जो हमारे घड़े होते हैं उनमें गर्मियों में जो है जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो देखिए, इसका क्या कारण है कि गर्मियों में जल का वाष्पीकरण जो है अधिक होता है, यानी कि जो जल जो है वहाँ से जो घड़े का जो छिद्र होते हैं उसमें से वाष्पीकरण होता रहता है। तो देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जल के जो कण होते हैं घड़े की सतह से ऊर्जा अवशोषित करने लगते हैं। इसी प्रकार जो है घड़े तथा घड़े के जल में क्या आ जाती है, शीतलता आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए, गर्मियों में हमें जो है हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्योंकि गर्मी में हमें क्या आता है, अधिक पसीना आता है। तो सूती कपड़े जो होते हैं वो पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि अपने आप में वो सोख लेते हैं। और जब ये पसीना वाष्पित होता है तो हमें क्या मिलती है, शीतलता प्रदान करता है, यानी कि हमें थोड़ी ठंडाई महसूस होती है। इस वजह से हमें क्या है, सूती कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए गर्मियों में, और एक ये बन सकता है कि गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। इसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि पदार्थ की अवस्थाएं लिखिए, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था को बताइए, या द्रव को बताइए, या गैस को बताइए। तो देखिए, हम सभी को पता है कि भौतिक रूप से जो पदार्थ की वो 3 अवस्था पाई जाती हैं। कौन सी है, पहली है ठोस अवस्था, दूसरी द्रव और तीसरी गैस अवस्था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें क्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे ठोस अवस्था की। कौन सी अवस्था की, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था की कि पदार्थ की ठोस अवस्था क्या होती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित आकार होता है। क्या होता है, इनमें जो है पदार्थ है उसका एक निश्चित आकार होता है, और ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं और निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जैसे मान लो कोई बॉक्स है या लोहे का कुछ पात्र है, तो उसका क्या होगा, एक निश्चित आकार और आयतन होता है। इनकी संवेदनता क्या होती है, नगण्य होती है, और ये दृढ़ होते हैं, दृढ़ यानी कठोर होते हैं। तो ये हो गया क्या, ठोस अवस्था। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप बहुत सारे यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं कि बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार क्या हो जाता है, बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड क्या होगा, टूट जाता है। तो इस तरह से ये उदाहरण है इसके, तो आप उदाहरण इसको देख लेना। इसके बाद बात करते हैं हम द्रव अवस्था की। तो देखिए, द्रव अवस्था में क्या होगा कि द्रव क्या होते हैं, तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का जो है कोई आकार और जो है आकार निश्चित नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। जैसे मान लो पानी है, जैसे मान लो हम किसी गिलास में उस पानी को भरते हैं तो वो पानी क्या करता है, उसी गिलास का जो है आकार ले लेता है, यानी कि आकार इनका निश्चित नहीं होता है। और द्रव का निश्चित आयतन होता है, द्रवों में बहुत कम जो है संपीड़न होता है। इसके बाद द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ये मेन चीज़ तो यहाँ पर ये 4 पॉइंट है किसके, द्रव अवस्था के, इनको आप याद कर लेना। अब लास्ट अवस्था है हमारी गैसीय अवस्था। तो इसमें हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, गैसों में भी जो है क्या होता है, बहाव होता है। और इनमें क्या देखिए, गैसों में संपीड़न अधिक होता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं जो है वो नहीं होती, कितनी भी सीमा तक फैल सकते हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। देखिए, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, और गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का ये आकार ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये तीनों अवस्थाएं थी। इसके बाद बात करते हैं हम, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हैं, या आपसे पदार्थ की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो ये पदार्थ की परिभाषा हो गई, क्या है
कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि समांगी और विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए, या ये पूछा जा सकता है कि समांगी मिश्रण से और विसमांगी मिश्रण से आप क्या समझते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए हम यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर रहे हैं, तो इस तरफ हम लिख रहे हैं समांगी मिश्रण और इस तरफ लिखेंगे विसमांगी मिश्रण। तो देखिए समांगी मिश्रण में क्या होता है कि समांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में जो है समान संघटन होता है, यानी कि इसका जो जितना भी द्रव्यमान होगा उसमें जो है समान संघटन होता है। जबकि विसमांगी में क्या होगा कि विसमांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संघटन नहीं होता है। समांगी में क्या है, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। जबकि विसमांगी में क्या होगा कि इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं दिखाई देती है। उदाहरण की बात करें जैसे नमक और चीनी का जल में विलयन, यानी कि बहुत अच्छे से जो है ये घुल जाएंगे, हमें दिखेंगे नहीं है। जैसे हम नमक और चीनी को मिलाएंगे किसमें, जल में, जैसे हम जल में जो है नमक घोलेंगे तो अच्छी तरह से घोलने के बाद हमें वो ऐसे दिखाई नहीं देता है कि इसमें नमक है। तो ये वो होता है कौन सा, समांगी मिश्रण। विसमांगी जैसे जल और रेत का मिश्रण, जैसे हम जो है जल में रेत घोलेंगे तो हमें रेत आसानी से जो है दिख जाती है कि इसमें रेत घुली हुई है, तो वो होता है विसमांगी मिश्रण। इसके बाद देखिए अभी हमने ये बात कर लिया कि मिश्रण के प्रकार समांगी और विसमांगी, हमने अंतर पढ़ा। अब ये क्या आ गई, इसकी परिभाषाएं आ गई, तो आप इसकी परिभाषा भी ये देख सकते हो यहाँ पर, और मैंने आपको अभी बता दिया कि क्या क्या इसमें आएगा। तो ये इसका परिभाषा हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं हम भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की। तो देखिए ये एक तरह से अंतर है, तो अंतर में हमें इसकी परिभाषा और इनके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछे कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, या इनके बारे में बताइए, या इनकी परिभाषा लिखिए, तो आप आसानी से इसको आंसर को कर सकते हैं। तो देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो इसमें क्या होता है, देखिए यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी पदार्थ में अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है तो उस पदार्थ से वापस जो चीज़ बनेगी, जैसे मान लो बर्फ़ का पिघलना, जैसे बर्फ़ पिघलता है, बर्फ़ पिघलने पर देखिए क्या बनेगा, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी बनता है। तो इसी पानी से हम वापस क्या बना सकते हैं, बर्फ़ बना सकते हैं। यानी कि बर्फ़ से पानी बना और पानी से वापस क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो इस तरह का जो है उत्क्रमणीय होता है, इसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। इसके बाद देखिए भौतिक परिवर्तन के दौरान कोई नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए जैसे हमने बर्फ़ को पिघलाया तो पानी बना, और पानी से क्या बना, बर्फ़ बना। चीज़ वही है, यानी कि बर्फ़ और पानी वो एक ही रहा है, कोई नया पदार्थ उसमें नहीं बना है। बहुत कम मात्रा में जो है ऊष्मीय अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। यानी कि ये जो परिक्रमण होगा इसमें जो है ऊष्मा की कम मात्रा का यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें बर्फ़ का पिघलना, तो बर्फ़ का पिघलना एक क्या है, भौतिक परिवर्तन है भाई। एक बात करते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की। तो इसमें क्या होता है, देखिए यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि एक बार इससे कोई पदार्थ में हमने रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वापस वही पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। जैसे तो इसमें क्या होगा, नए पदार्थ बनते हैं। एक रासायनिक परिवर्तन में एक बड़ी मात्रा में जो है उसमें अथवा प्रकाश ऊर्जा ली या निकाली जाती है। जैसे लकड़ी का जलना, तो देखिए जैसे हमने कोई लकड़ी को जलाया तो लकड़ी से बाद में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। तो उस कोयले से हम वापस क्या नहीं बना सकते, लकड़ी नहीं बना सकते। तो ये होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम बात करते हैं अब मिश्रण तथा यौगिक में। तो देखिए मिश्रण तथा यौगिक में अंतर भी आपसे पूछा जाता है। तो बात करते हैं हम मिश्रण तथा यौगिक में अंतर की। तो देखिए मिश्रण में क्या होगा कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जबकि यौगिक में क्या होगा, एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इधर क्या होगा, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते, संगठन परिवर्तनीय होता है। इधर जो है क्या होगा, नया पदार्थ बनेगा। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं, और इधर क्या होगा, नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं। इस घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जबकि यौगिक में क्या होगा, घटकों को केवल रासायनिक या वैदिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। मिश्रण के उदाहरण की बात करें
तो देखिए लोहा तथा गंधक का जो मिश्रण है वो मिश्रण का उदाहरण है। और इधर बात करें हम यौगिक की, तो गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया करके आयरन सल्फाइड बनाते हैं, यो हमारा यौगिक है। इसके बाद हम विधियों की बात करते हैं। देखिए पृथक्करण विधि की, दो घुलनशील द्रवों की आसवन विधि, तो आपसे ये आसवन विधि भी पूछी जा सकती है। तो आसवन विधि में देखिए क्या होता है, मूल सिद्धांत क्या है इसमें कि दो संगठकों के बीच का एक क्वथनांक दूसरे से क्या होता है, कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको ये कर देनी है आसवन विधि, या आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि आसवन विधि का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, जब पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म किया जाता है तो यह गर्म होकर वाष्पित रूप से ट्यूब में चला जाता है, जहां यह फिर क्या होता है, द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्रित हो जाता है, जबकि पानी फ्लास्क में ही रह जाता है। यानी कि एसीटोन और पानी को यहाँ पर अलग अलग किया जा रहा है। तो इसके बाद देखिए एक और विधि आती है हमारी प्रभाजी आसवन विधि। एक तो है आसवन और एक है प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन में क्या होता है कि साधारण प्रभाजी स्तंभ की एक नली होती है जो कि शीशे के गुटके से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा व संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं। तो ये देखिए, और इसके उपयोग की बात करें तो तेल को शुद्ध करने वाली मशीनों द्वारा क्रूड ऑयल अलग करने में प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। कार्बनिक रस को शुद्ध करने में किया जाता है, और ऑक्सीजन, द्रव नाइट्रोजन तथा ऑर्गन को वायु से पृथक करने में भी प्रभाजी आसवन विधि का जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। देखिए रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है फॉर्मूला होता है Mgcl2। क्या होता है, Mgcl2, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। क्या होता है, CaCl2। इसके बाद कॉपर नाइट्रेट की बात करें, कॉपर नाइट्रेट की, तो इसका होता है CuNO3 का होल ट्वाइज, CuNO3 का होल ट्वाइज। तो ये होता है। इसके बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका तो सिंपल है AlCl3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। इसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो ये हो जाता है CaCO3। तो इस तरह से आपको ये रासायनिक सूत्र याद रखने हैं। इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं रासायनिक संयोजन के नियमों की। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक संयोजन के हम कुछ 2-3 नियम ही यहाँ पर करेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहला नियम हमारा आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताइए। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि द्रव्यमान का उदय या विनाश संभव नहीं है, यानी कि न तो द्रव्यमान को प्रकट किया जा सकता है और न ही खत्म किया जा सकता है। तो और किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें हम किस तरह से इसको यूज करेंगे। देखिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यों का जोड़ उस अभिक्रिया के उत्पादों के द्रव्यमानों के जोड़ों के बराबर होगा। यानी कि इधर कोई पदार्थ है, दो पदार्थ हम ले रहे हैं, तो इनका जो द्रव्यमान होगा वो जो नया उत्पाद बनेगा उसके द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि द्रव्यमान जो है न तो नया बनेगा और न ही वो नष्ट होगा। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके बाद हम बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम। तो इसके अनुसार क्या होगा, देखिए इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, तथा इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात भी क्या होगा, सदैव समान होगा, फिर चाहे यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यहाँ पर देखिए परमाणु सिद्धांतों की ये कुछ परमाणु सिद्धांत है, इनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है कि रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण का नियम तथा स्थिर अनुपात के नियम को क्या करता है, सिद्ध करता है। इसमें क्या होगा, देखिए इसके अनुसार ये होता है कि सभी द्रव्य जो हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं और परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न होते हैं और न ही इसका इनमें विनाश होता है। तो और इसके बाद हम बात करते हैं आपसे
एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समस्थानिक और संबारिक क्या है। समस्थानिक और संबारिक के बारे में आप लिखिए। तो हम बात करेंगे समस्थानिक और संबारिक की परिभाषा और उदाहरण की। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक की। तो समस्थानिक में का मतलब क्या होता है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु संख्या बराबर हो पर द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ऐसे परमाणु समस्थानिक कहलाए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई तत्व है तो उसके ऐसे परमाणु होंगे जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा, लेकिन उनका परमाणु द्रव्यमान जो संख्या है, द्रव्यमान संख्या वो भिन्न होगी, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समस्थानिक कहेंगे। यानी कि परमाणु क्रमांक तो एक जैसा हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, भिन्न हो, उन्हें हम समस्थानिक बोलेंगे। उदाहरण के लिए बात करें तो देखिए क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 35 और क्या है 37 होती है। देखिए हमें पता है क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, तो पहला क्लोरीन का समस्थानिक है C17, ये 35 वाला जिसकी, और एक है 37 वाला। इसके बाद उपयोग की बात करें समस्थानिक के उपयोग की, तो देखिए यूरेनियम समस्थानिक का उपयोग परमाणु संयंत्र में ईंधन के तौर पर किया जाता है, और कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपयोग में किया जाता है, और इसके बाद आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं संबारिक की। तो देखिए संबारिक क्या होते हैं, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं एक जैसी हो, संबारिक कहलाए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, देखिए समस्थानिक में हमने क्या देखा कि परमाणु क्रमांक तो एक जैसा है और द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न भिन्न है, लेकिन संबारिक में क्या होगा कि द्रव्यमान संख्या तो एक जैसी होगी और परमाणु क्रमांक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे देखिए ये कैल्शियम का है और ये किसका है, ऑर्गन का है। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर और भी दे रखे हैं, तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, संबारिक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अब हम परमाणु मॉडल्स की बात करते हैं। देखिए परमाणु मॉडल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए उप परमाणविक कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के उपरांत परमाणु के विभिन्न मॉडल दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ मॉडल, हम केवल 3 मॉडल यहाँ पर पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले थॉमसन का जो है परमाणु मॉडल। देखिए इसमें क्या है कि थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को कटा तरबूज मॉडल कहते हैं। इसमें क्या है कि थॉमसन के इस मॉडल में परमाणु में धनावेश तरबूज के खाने वाले लाल बाग की तरफ बिखरा है, जबकि जो इलेक्ट्रॉनिक धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं। इस तरह से देखिए ये धनावेशित गोला है और ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बीजों को यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोला गया है। इसके बाद देखिए हालांकि इस मॉडल ने परमाणु के आवेश रहित अभिलक्षण की विवेचना की, पर कुछ वैज्ञानिक को यह मॉडल समझ नहीं आया, इसलिए इसे नकार दिया गया। इसके बाद देखिए रदरफोर्ड का जो अपना परमाणु मॉडल है उसमें देखिए क्या किया गया, सोने पर जो है यहाँ पर अल्फा कणों की बौछार करवाई गई। तो यहाँ पर देखिए कि रदरफोर्ड का उसमें क्या होगा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग से तेज से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टक्कर कराई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए ज़्यादातर अल्फा कण जो है बिना मुड़े सोने के पन्ने से सीधे निकल गए, यानी कि उस सोने की जो पन्नी थी उसको पार कर गए, और कुछ अल्फा कण निम्न कोणों से मुड़े, यानी कि कुछ अल्फा कण जो है वापस से मुड़ गए। और इसके बाद देखिए प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। इसके बाद देखिए अपने प्रयोग के परिणामों के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न जो है निष्कर्ष निकाले। तो यहाँ पर देखिए इसके निष्कर्ष लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद देखिए इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, बोर का परमाणु मॉडल। किसकी बात करेंगे हम, बोर का परमाणु मॉडल। तो देखिए ये क्या था, रदरफोर्ड मॉडल की कमी का निवारण बोर के परमाणु मॉडल से हुआ। नील्स बोर ने 1912 में परमाणु के बारे में अपना मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य मौजूद थे। देखिए क्या था, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की निर्धारित कक्षा कहते हैं। इसके बाद देखिए है, इन निर्धारित कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में बदलाव इन इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में स्थानांतरण के कारण होता है। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। इसके बाद देखिए अब हम यहाँ पर लेसन 5 की कुछ क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए लेसन 5 में क्या है, एक पहला क्वेश्चन, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व
क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका क्या कारण है कि सभी जीवों का शरीर जो है अत्यंत छोटी छोटी कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए इसे जीवों की संरचनात्मक इकाई कहते हैं। एक जीवित कोशिका वो सभी मूलभूत क्रिया जैसे श्वसन है, पाचन है, उत्सर्जन है कर सकती है जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसके बाद देखिए अब बात करते हैं हम कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिकाओं में अंतर। तो इनमें अंतर क्या होगा या इनके बारे में वर्णन, इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए इधर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और इधर हम लिख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें क्या होगा कि इनका जो आकार है वो छोटा होता है और इनका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। इसके बाद देखिए केंद्रकीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यूकैरियोटिक की बात करें तो केंद्रकीय क्षेत्र की इसमें सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरा रहता है और यहाँ पर जो केंद्रक होगा इससे क्या बोलेंगे, केंद्रकाय कहते हैं। इसके बाद देखिए इसमें बात करें तो क्रोमोसोम 1 पाया जाता है और इसमें क्रोमोसोम 1 से अधिक होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होता है और इसमें क्या होगा, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो देखिए इसका क्या कारण है कि लाइसोसोम के अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक रस होते हैं जो कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले विषाक्त विजातीय पदार्थों को तो नष्ट करते हैं, लेकिन कोशिका के ठीक से कार्य न करने वाले अंगकों को भी नष्ट करके उसे साफ करने का कार्य करते हैं। फिर क्या है, कभी कभी पूरी कोशिका ही बीमार हो जाती है और ठीक से कार्य नहीं करती। जब पूरी कोशिका को ही नष्ट करने के लिए लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना या ये भी बोल सकते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में लिखिए या इनसे क्या आशय हैं। तो यहाँ पर देखिए जंतु कोशिका और इधर हम लिख रहे हैं पादप कोशिका। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या होगा कि जंतु कोशिका प्लाज्मा झिल्ली से क्या होती है, घिरी रहती है और इधर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, कौन सी, पादप कोशिका। जंतु कोशिका में क्या होता है, हरित लवक जो है अनुपस्थित होता है और पादप कोशिका में क्या होता है, हरित लवक जो है उपस्थित होता है, जिसकी वजह से जो है ये पेड़ पौधों का जो रंग है वो कौन सा होता है, हरा होता है। इनमें जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं और पादप कोशिका में रिक्तिकाएं क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं। इसके बाद देखिए जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम जो है उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखिए जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण जो है वो उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है किसमें, जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बाद प्राय आकार में छोटी होती है और पादप कोशिका आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। इसके बाद देखिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों, यानी कि कोशिका का कौन सा अंग जो है बिजली घर है और क्यों। या ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो देखिए क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा एडिनोसिन ट्रांसफॉर्मेट यानी कि एटीपी के रूप में जो है मुक्त होती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसके बाद देखिए सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कौन सा, देखिए समपराशरी विलयन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि समपराशरी विलयन या अति पराशरण दाबी या अल्प पराशरण दाबी, इनके बारे में बताइए। तो देखिए समपराशरी विलयन क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान है तो यह समपराशरी विलयन कहलाएगा, यानी कि कोशिका के अंदर और बाहर की सांद्रता बराबर है तो यह क्या कहलाएगा, समपराशरी विलयन। इसके बाद देखिए अति पराशरण दाबी की बात करें तो देखिए यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाएं द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, अति पराशरण दाबी विलयन। इसके बाद देखिए अल्प पराशरण दाबी विलयन, इसमें क्या होगा कि जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर
अंतः परासरण के कारण कोशिका फूल जाएगी व फट जाएगी। इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति की बात करते हैं कि कोशिका भित्ति क्या है। तो देखिए यह पादप कोशिका की सबसे बाएं झिल्ली है। जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होती है। यह सख्त, मजबूत, मोटी, सरंध्र अजीवित संरचना है। यह सेलुलोज की बनी होती है और कोशिका है मध्य भित्ति द्वारा एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पर कोशिका भित्ति का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। और कोशिका भित्ति के कार्य की भी बात कर लेते हैं। तो ये क्या करती है, कोशिका को संरचना प्रदान करती है और कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। यह सनंद्र होती है और विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है। इसमें मरम्मत करने व पुनर्जनन की क्षमता होती है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2 से अधिक वाले क्वेश्चन है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में या 5 नंबर में, इस तरह से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।